नमस्कार, मैं किरण राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अपने 7th टेस्ट पेपर को सोल्व करते हैं जो एविडेंस से रिलेटेड है, यानी एविडेंस के 10 क्वेश्चंस देखते हैं कि एविडेंस के जो 167 हैं सेक्शन और चैप्टर 11 और 3 पार्ट्स में डिवाइड है, उसमें से देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन या कौन से पार्ट्स में से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आज एविडेंस के क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करते हैं और हमेशा कहती आई हूँ, कॉपी और पेन लेके बैठिए, याद नहीं हो पाएगा ऐसे, चाहे सुबह से शाम तक आप कितने भी वीडियो देख लो। ये हमेशा बोलती आती हूँ और यहाँ तक कि मैं ऑफलाइन की क्लास में भी लिखवाने की ज़्यादा प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्योंकि बिना लिखे हुए कोई आउटपुट आ नहीं पाएगा। यानी शाम तक आपका क्या आउटपुट आया, 1 घंटे की क्लास ली, आधे घंटे की ली, चाहे 5 मिनट की ली, 10 मिनट की, उसका आउटपुट क्या आया, देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच सेक्शन कोर्ट हैज पावर टू कंपेयर द सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन। क्या बोल रहा है, इस धारा यानी सेक्शन पूछ रहा है, इस धारा के अंतर्गत न्यायालय एक व्यक्ति के हस्ताक्षर का मिलान करने की शक्ति रखता है। अब सिग्नेचर की बात आती है तो आपको ध्यान होगा एविडेंस के सेक्शन 47, 73, ठीक है, और 67, इन 3 सेक्शनों को अच्छे से आप समझ के याद कर लीजिए आज ही। इन तीनों में से आरजेस में घुमा घुमा के या तो 73 पे पूछता है, या 47 पे पूछता है, या 67 पे पूछता है। ठीक है, 40 और एक 45 भी, ठीक है, एक 45 भी, ये 4 सेक्शन आप ढंग से याद कर लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म है आरजेस में आने के लिए या बाहर के एग्जाम्स में, तो इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो अभी देखते हैं हमने इसका सेक्शन है 73 जो है अंडर सेक्शन 73, 72, 47, 45। अब 73 है, ये कोर्ट क्या करती है, कंपैरिजन करती है, मिलान करती है, खुद अपने सामने लिखवाती है जो स्वीकृत और साबित है, जो प्रूफ और कन्फेस है, स्वीकार कर रखा है या एडमिट कर रखा है और प्रूव हो रखी है, उस चीज़ को कोर्ट अपने सामने मिलान करता है, कंपैरिजन करता है। ठीक है, और 45 में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन की ये हैंडराइटिंग इसकी है या नहीं है, तो एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन देता है। और 47 में जो एक्वेंटेड पर्सन है, परिचित व्यक्ति, एक शब्द दे रखा है उसमें, एक परिचित व्यक्ति यानी एक्वेंटेड, ठीक है, एक्वेंटेड विथ, तो यानी आपकी हैंडराइटिंग को कोई आपके साथ वाला जिनके सामने आप ऑल टाइम कभी न कभी लिखते रहते हो और वो देखता रहता है, तो उस पर्सन की ओपिनियन। तो याद रखना कि 73 के कंपैरिजन और 72 है जिसमें ऐसे फैक्ट जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो 3 सेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो कंपैरिजन के लिए बोल रहा है ये आंसर है ए, ये आंसर है ए। याद रखना ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आरजेएस के हिसाब से। तो आज ही इन सेक्शनों को आप टिप्स पे लिख लिख के याद कर लो, बिना याद करे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टी हु कॉल्स द विटनेस कैन बी परमिटेड टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस सो कॉल्ड बाय हिम अंडर सेक्शन, यानी साक्षी या विटनेस को बुलाने वाले पक्षकार को साक्षी से प्रति परीक्षण करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, तो कौन सा सेक्शन है, यानी जो विटनेस को बुलाता है वही उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि एविडेंस में 137, 138 जो सेक्शन हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के हैं। तो जो पार्टी अपने ही विटनेस को बुला रही है, यानी वो इसको बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस, यानी वो कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने स्टेटमेंट, तो जो पार्टी उसको लेके आई उसके अगेंस्ट बोल रहा है, तो वही उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो ये सेक्शन कौन सा है, ठीक है, 154 है, 155 है, 153 है, 152 है।
तो ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है 154, यानी आंसर क्या आएगा इसमें, ए आएगा। ठीक है, और इन सेक्शनों की हेडिंग आप एटलीस्ट एक्ट के 167 के 167, एविडेंस छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आरजीएस के लिए भी। यहाँ तक कि मेंस में भी खूब सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो आप और इंटरव्यू में भी इसमें से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ए आएगा। अगला क्वेश्चन, द एविडेंस ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज रिलेवेंट अंडर, यानी आइडेंटिफिकेशन परेड एविडेंस एक्ट में कौन से सेक्शन में है, यानी शिनाख्त परेड की साक्ष्य से सुसंगत है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत है, 7 में, 8 में, 9 में, 11 में। ये चारों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 में बता दिया कॉज, ओकेजन और इफेक्ट के बारे में, प्रसंग, हेतु क्या, परिणाम के बारे में बता रहा है 7। 8 बताती है मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट जो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट हो, तो हेतु तैयारी, पूर्व और पश्चात का आचरण के बारे में बताता है। फिर आ जाओ 11 बता दिया। 11 बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही पर्सन एक साथ दो जगह नहीं हो सकता, यानी जो रिलेवेंट नहीं है, जो इरिलेवेंट है वो भी कब रिलेवेंट हो सकती है। तो सेक्शन 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जिसमें अनगिनत बार पूछा हुआ है। और सेक्शन 9 के अंदर एक लाइन दे रखी है आइडेंटिफिकेशन, या हिंदी में दे रखा है अनन्य। अनन्य का मतलब ही होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। उस लाइन से पकड़ में आती है और इसके ऊपर एक केस लॉ भी है। ठीक है, तो उसमें भी कहा गया था कि कोई भी पर्सन आइडेंटिफिकेशन परेड करा सकता है, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं मजिस्ट्रेट ही हो। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बीच डॉग बिट ए और ए sued B for damage done by the beach dog. The fact that his dog previously bitten other persons and they had complained is relevant. यानी रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एविडेंस में। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेकर 55 वाला बंच। रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा, इनमें से क्वेश्चन हर हाल में आता है, और कुछ सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है जिनमें से हर हाल में पूछते हैं। यानी बै का कुत्ता ए को काटता है, ठीक है, और कुत्ते के काटने से हुई क्षतिपूर्ति के लिए, किसके लिए, डैमेज जो हुआ है क्षतिपूर्ति के लिए ए बै के विरुद्ध वाद लाता है। तथ्य कि कुत्ता पूर्व में कई व्यक्तियों को क्या करता था, काट चुका है और उनके द्वारा इसकी शिकायत की गई थी, तो वो रिलेवेंट है। बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है टू प्रूव द नॉलेज ऑफ बीच अबाउट फेरोशियस टेंडेंसी ऑफ द डॉग। सेकेंड है टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ डॉग, टू प्रूव द मोटिव ऑफ बी, टू प्रूव द कंडक्ट ऑफ बी। यानी यह साबित करने के लिए कि वह कुत्ते का हिंसक होना जानता था, या कुत्ते की पहचान साबित करने के लिए, वह का हेतु साबित करने के लिए, वह का आचरण साबित करने के लिए। तो आंसर कौन सा आएगा इसका, ए। यानी टू प्रूव द नॉलेज ऑफ बी अबाउट फेरोशियस टेंडेंसी ऑफ द डॉग, यानी ये साबित करने के लिए कि वह कुत्ते का हिंसक होना जानता था पहले से। तो आंसर आएगा इसका ए। Question number 5. In which case 5 judges bench of Supreme Court has held that a dying declaration can be oral, in writing, and adequate method of communication, whether by words or by sign. This is no requirement that it must be recorded by magistrate. क्या बोल रहा है कि किस प्रकरण में, किस केस में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया था कि मृत्युकालीन कथन, कैसा स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन, मौखिक
अथवा लिखित अथवा संचारण के किसी पर्याप्त तरीके, चाहे शब्दों से हो, संकेतों का हो सकता है, यह अपेक्षित नहीं है कि इसे किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही अभिलिखित किया जाए। ये कोई फिक्स नहीं मजिस्ट्रेट ही डायरेक्ट डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करे। उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे। कौन से केस लॉ में आई थी बात? तो पहला है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो ये तो होगा नहीं। राणा प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये भी नहीं है। मुंशी प्रसाद ना स्टेट ऑफ बिहार, ये भी नहीं है। इसका आंसर लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस चीज़ के लिए, डाइंग डिक्लेरेशन पे है ये केस लो, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। केस इज गिवन, क्या पूछ रहा है कि डम विटनेस इज गिवन, कौन से सेक्शन में दे रखा है? गूंगा साक्षी बताया गया है। कहाँ बताया गया है? कौन से सेक्शन में बताया गया है? तो ये आपको मैं ध्यान है 118 से यानी 118 से लेकर 134 तक जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन हु में टेस्टिफाई, कौन साक्ष्य दे सकेगा। 118 बहुत इंपॉर्टेंट है, 119 बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 वगैरह, ये पूरा बंच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बंच को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आरजेएस में हर हाल में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 41 इसमें है 118, 119, 120 और 121। तो 121 है जजेस और मजिस्ट्रेट की प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल राइट्स जो दे रखा है, विशेषाधिकार, ठीक है, कि उन्हें कंपेल नहीं कर सकते। 120 में है हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट क्या हो सकते हैं? कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। 118 क्या है? हु में टेस्टिफाई, मतलब कौन साक्ष्य दे सकता है। और 119 इसका क्या आंसर है कि डम विटनेस है, वो भी क्या दे सकता है क्या। तो 119 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आरजीएस में भी कई बार पूछ लिया इसको और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इस सेक्शनों को आप आज ही आप कंठस्थ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रायर कन्विक्शन ऑफ एन एक्यूज्ड इज रिलेवेंट अंडर, क्या पूछा है कि अभियुक्त की पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है के अंतर्गत है। मतलब अब एक्यूज्ड है, उसकी प्रीवियस जो कन्विक्शन है कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है। तो इस वाले बंच में जो ये वाला सेक्शन है ये आरजीएस में अनगिनत बार पूछ लेते हैं। इसके इलस्ट्रेशन उठा के बिल्कुल एज इट इज चिपका देते हैं कि बताओ ये रिलेवेंट है, इररिलेवेंट है या रिलेवेंट ही नहीं है। तो सेक्शन 43 आज ही आप अच्छे से याद कर लीजिए। आरजीएस में इस बार भी आया था और हर साल इसके इलस्ट्रेशन उठा देते हैं, कई बार सेक्शन पे आ जाता है। तो 43 बहुत इंपॉर्टेंट है एविडेंस का, इसके बिना क्वेश्चन अधूरे हैं, ठीक है। तो 41 है प्रोबेट के लिए हो गया। 42 है जो 41 को छोड़कर और चीज़ों में डिक्री ऑर्डर जो भी है उनको वो रिलेवेंट के बारे में। 44 है कि कोर्ट का जजमेंट है कोलिजन से लिया है, फ्रॉड से लिया है, उसके बारे में है। तो सेक्शन 43 आपको ध्यान रहना चाहिए, अच्छे से आज ही याद कर लीजिए आप। तो आंसर क्या है इसका? सी है कि प्रीवियस कन्विक्शन कब रिलेवेंट मानते हैं, जब 41, 42 को छोड़कर जो और चीज़ें हैं वो कब रिलेवेंट हो जाएगी, उस चीज़ों के लिए है। तो इसके सेक्शन को कंठस्थ कर लेना आज ही। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट इंक्लूड। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं। एविडेंस का सेक्शन कौन सा है? 3 में दे रखा है कि कोर्ट की डेफिनेशन क्या दे रखी है? कोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है कि कोर्ट की डेफिनेशन है क्या। कोर्ट की डेफिनेशन वो है कि ऑल जजेस और मजिस्ट्रेट जो एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन को आर्बिट्रेटर को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं? कोर्ट होती है। तो ऑल मजिस्ट्रेट एंड जजेस, ऑल पर्सन ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, ऑल मजिस्ट्रेट एंड जज एंड ऑल पर्सन ऑथोराइज टू टेक एविडेंस,
या नन ऑफ दीज, सभी मजिस्ट्रेट एवं न्यायाधीश, साक्ष्य ग्रहण करने के लिए अधिकृत सभी व्यक्ति, सभी मजिस्ट्रेट एवं न्यायाधीश और साक्ष्य ग्रहण करने के लिए अधिकृत सभी व्यक्ति। तो आंसर कौन सा आएगा इसका? सी, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर को छोड़कर, मध्यस्थ को छोड़कर। बाकी सारे कौन माने गए? न्यायालय में शामिल है, कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड है, क्या क्या शामिल है। तो सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो सेक्शन 3 के डेफिनेशन वाला क्लोज है, ये आप ढंग से याद कर लीजिए, जिसमें कोर्ट की डेफिनेशन है, फैक्ट की है, उसके अलावा फैक्ट की है, रिलेवेंट है, प्रूव डिसप्रूव नॉट प्रूव है, और एविडेंस की है, डॉक्यूमेंट की है। इन डेफिनेशनों को आप फैक्ट इन इशू की है, इनको आप ढंग से याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 आरजेएस में कई बार पूछा हुआ है सेक्शन 1, इस बार भी आया था सेक्शन 1, या इसमें जेएलओ में देख लो आप कि सेक्शन 1 है कि सेक्शन 1 है क्या, मतलब इंडियन एविडेंस कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है, अप्लाई और नॉट अप्लाई। तो सेक्शन 1 में कि कब एनफोर्स हुआ था, इस बार हम दे रखा है। तो ये बोल रहे कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। किस पे लागू होता है? प्रोसीडिंग फॉर ओथ पे लागू होता है, प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर पे लागू होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट पे होता है, नन ऑफ दीज यानी शपथ की कार्रवाइयों पे लागू होता है, मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाई पे लागू होता है, न्यायालय की न्यायिक कार्रवाई पे। तो आंसर कौन सा है इसका? सी है। ओथ और आर्बिट्रेटर पे क्या नहीं होता, ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट पे ये लागू होता है। तो आंसर क्या है इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 90A अप्लाई। अब इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन आपको ध्यान होगा 90 और 90A। 90 बता दिया 30 वर्ष यानी 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट हो और सही कंडीशन में रखा हुआ हो, तो 30 इयर्स के लिए दे रखा है सेक्शन 90 के बारे में। और जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें डिजिटल जो उसमें कंप्यूटर में रख रखा है, वो 5 साल पुराना हो तो सेक्शन 90A में आ जाएगा। दोनों सेक्शन क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं इसमें कि धारा 90A की उपधारणा लागू होती है कि किस पे लागू होती है? 30 इयर्स पे लागू होती है? नहीं। 5 इयर्स ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, हाँ इस पे लागू होती है। 10 इयर्स का ये भी नहीं, 1 ईयर का ये भी नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर है वो है कौन सा? बी। बी इसका क्या है? आंसर है। तो एविडेंस का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इन पे आप इन पेपरों को ध्यान में रखकर और कॉपी पेन लेके लिख लीजिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, उनको याद करना शुरू करिए, क्योंकि एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस भी जैसे सीआरपीसी है, आईपीसी है, इन इसकी तरह ये भी इम्पोर्टेंट है। तो धीमे धीमे याद करोगे। और आज भी कह दूँ, बिना लिखे याद नहीं होगा, कभी नहीं याद होगा, क्योंकि आपका काम लेबोरियस है। क्योंकि आपकी कॉपी जाएगी वहाँ, ना कि आप जाओगे। पहले आपकी कॉपी जाएगी, नंबर अच्छे आएंगे, तो फिर इंटरव्यू में आपको बुलाएंगे कि हाँ इन्होंने लिखा है। तो लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग सुंदर कर लीजिए। अभी टाइम है, जितना टाइम है उसको रिवीजन में और लिख लिख के याद करिए। बिना लिखे चाहे आपके माइंड में हो, लेकिन पता लगा वहाँ लिख ही नहीं पा रहे हो, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। तो टाइम टेबल बनाओ, याद करो अच्छे से, और हर हाल में आपका काम होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और कर्म सबसे पहले हैं। कर्म जिसके अच्छे हैं किस्मत तेरी दासी है। कहते हैं ना कि कर्म जिसके अच्छे हैं किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो यही सब कुछ स्वर्ग है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।